हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्वाला सर। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के छात्रों के लिए अब हम इस श्रृंखला में लेकर के आ रहे हैं फर्स्ट पेपर से, भौतिक विज्ञान से, फिजिक्स से। फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर का नाम है वैद्युत क्षेत्र एवं कूलॉम का नियम। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। आप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्वाला सर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चों आवेश की। आवेश को जैसे हम बैटरी चार्ज करते बोलते हैं ना, चार्ज करते हैं। तो चार्ज करते मतलब आवेश देते हैं। तो अगर कोई वस्तु आवेशित होती है तो उसमें क्या गुण होता है? आवेश है क्या? तो आवेश है किसी वस्तु का वह गुण है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु क्या क्या करती है भैया? वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, प्रयोगों द्वारा पता चलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार? वाला धन आवेश लिख लीजिए या धनावेश लिख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड होता है आपका ऋण आवेश कहिए या ऋणावेश कहिए। प्यारे बच्चों, आवेश दो प्रकार का होता है। अब हम बात करेंगे आवेशों के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की, या आवेशों की इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से व्याख्या की। आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो किसी ने आपको क्या पढ़ाया, क्या बताया आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में, वो अपनी अलग बात है। तो मैं जो बताऊंगा, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ चार्ज होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। एक बिल्कुल प्यारी सी कहानी, इसको सब लोग समझते हैं। 2 बार बताएंगे, लिखने की आपको जरूरत नहीं, आपको एक कहानी समझ में आ जाएगी। तो देखिए, आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। अब सबसे पहले कोई भी पार्टिकल, कोई भी वस्तु ले लीजिए, वह क्या होती है? बहुत ही छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बनी होती है। और उन सूक्ष्म पदार्थों को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। मान लेते हैं, दिखाने लगे परमाणु को तो भी आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, बिना किसी डिवाइस के आप इसको तो देख नहीं सकते हैं, है? आप इससे बिना किसी डिवाइस के तो देख नहीं सकते हैं। तो अगर आप बिना किसी डिवाइस के नहीं देख सकते हैं तो याद रखिएगा, आप इसको एक बड़ा सा ले लीजिए परमाणु, मान लीजिए ये परमाणु। तो प्रत्येक पदार्थ क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब आपको भी पता है, तो आप सपोज करिए यही परमाणु, हम ले लेते हैं एक परमाणु। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि प्रयोगों द्वारा पता चलता है, जब हम इस पर किरणों का क्या करते हैं, इस पर किरणों को जब हम आपतित करते हैं तो उससे पता चलता है कि इसका अधिकांश भाग खोखला है। इसका जो संपूर्ण धनावेश है वह इसके केंद्र में निहित होता है। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन जो होते हैं उदासीन, वे भी कहाँ होते हैं? इसके केंद्र में होते हैं। तो इसके केंद्र में कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब इसी केंद्र को हम नाभिक कहते हैं। इस केंद्र को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में क्या करते रहते हैं प्यारे बच्चों? चक्कर लगाते रहते। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ऋण आवेशित होते हैं।
अब होता क्या है, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक बल कार्य करता है। तो आपका नाभिक हो गया, और नाभिक में कौन कौन हो गए प्यारे बच्चों? नाभिक में आपका प्रोटॉन हो गया और आपका न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हो गया। नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक बल कार्य करता है जिसको हम नाभिकीय बल कहते हैं। इनके बीच में एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, याद रखिएगा, जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नाभिकीय बल कहते हैं। और यह अभी तक ढूंढे गए सभी बलों में सर्वाधिक शक्तिशाली बल है। सबसे शक्तिशाली बल, अभी तक जितने भी बल ढूंढे गए उसमें सबसे शक्तिशाली बल कौन है? यही नाभिकीय बल है। लेकिन इसकी एक कमी है, वो कमी क्या है? इसकी रेंज बड़ी कम होती है। यह बड़ा एक कम दूरी तक काम करता है, 10⁻⁻15 मीटर रेंज तक ही यह काम करता है। अर्थात जो भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं वे तो प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं, परंतु बाहरी कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे दुर्बल नाभिकीय बल द्वारा बंधे होने के कारण गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिनको हम फ्री चार्जेस, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये गति के लिए क्या होता है? दुर्बल नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं, अतः ये गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। और गति के लिए स्वतंत्र होते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम दो उपयुक्त वस्तुओं को आपस में रगड़ दें, जैसे आग में उसकी छड़ ले लें और खाल ले लें, भेड़ की खाल ले लें और आग में उसकी छड़ ले लें, रगड़ दें, तो जब ऐसी दो उपयुक्त वस्तुएं जब हम लेते हैं, जैसे आप देखते हैं कि प्लास्टिक की अगर कोई वस्तु है तो उसको अपने बालों में आप रगड़ लीजिए, सूखे बालों में, तो वह छोटे छोटे कागज के और धूल मिट्टी के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करने लगती है? आकर्षित करने लगती है। चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो यही काम यहाँ होता है कि जब हम दो उपयुक्त वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री चार्जेज होते हैं, वे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। और जब ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं तो जिस वस्तु पर जाते हैं, जो वस्तु इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, चूंकि वह ग्रहण कर रही है इसलिए वह कर्जदार होती है, तो वह वस्तु ऋण आवेशित होती है। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं वह वस्तु धन आवेशित होती है। तो एक बड़ी छोटी सी कहानी, एक पेज की पूरी कहानी प्यारे बच्चों। अब एक बार में हम सब बातें क्लियर करते चलते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। क्या कहेंगे आप? प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। इस परमाणु का जो समस्त धनावेश और भार जो होता है वह इसके केंद्र में निहित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं, तथा जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिक के बीच में एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, जो अभी तक ढूंढे गए सभी बलों में सर्वाधिक शक्तिशाली बल है, जिसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। परंतु इस नाभिकीय बल की एक कमी है कि इसकी रेंज बड़ी कम होती है, इसकी परास बहुत कम होती है, बहुत कम दूरी तक काम करता है। अतः जो बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं वे दुर्बल नाभिकीय बल द्वारा बंधे होने के कारण गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जब हम दो उपयुक्त वस्तुओं को आपस में रगड़ देते हैं तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह वस्तु धनावेशित कहलाती है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह वस्तु धनावेशित कहलाती है। जिससे जाते हैं और जिस पर जाते हैं वह ऋणावेशित कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह रहा आपका आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसको बिल्कुल क्रिस्टल और क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम देगा। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। आवेशों के गुणों की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करेंगे हम, तो आवेशों के गुणों की बात करेंगे। आवेशों के गुण, तो आवेशों के जो गुण है उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है प्यारे बच्चों? तो सबसे पहला जो गुण है इसका कि जितने भी सजातीय आवेश है, सजाती का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल के मध्य क्या कार्य करता है प्यारे बच्चों? प्रतिकर्षण बल, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तथा विजातीय आवेशों के मध्य, विजातीय
आवेशों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। ये पहली प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों आवेश की। देख लीजिए, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों सजाती होंगी, तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। नेगेटिव चार्ज है दोनों, तो उनके बीच भी कौन सा बल कार्य करेगा भैया? वही प्रतिकर्षण। और अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। ये इसे अपनी ओर खींचेगा और ये भी इसे अपनी ओर खींचेगा। और अगर वही प्लस पहले हो माइनस बाद में हो तो इनके बीच में भी क्या कार्य करेगा प्यारे बच्चों? आकर्षण बल। तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य करेंगे तो विजातीय आवेश होंगे तो, और जो सजातीय आवेश होंगे तो प्यारे बच्चों प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। प्रतिकर्षण बल कार्य। बातें क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। मिटा देते हैं इसे, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो प्यारे बच्चों जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, अब किसी कोई वस्तु है, मान लीजिए वह चार्ज है, आप उस पर बताना चाहते हैं कि इस पर कितना आवेश है, तो किसी वस्तु पर आवेश सदैव एक निश्चित मूल आवेश, एक निश्चित मूल आवेश, इसका हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं और इसे क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इसे क्वांटा कहते हैं। का पूर्ण गुणज होता है। का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। इसे प्यारे बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण भी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? आप याद रखिएगा, आवेशों का क्वांटीकरण। और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? आवेशों का क्वांटीकरण भी कहते हैं। कहने का क्या मतलब? यानी कि किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होगा Q दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस NE होना चाहिए हमेशा। और जहां n क्या होगा? कोई ना कोई पूर्णांक, यानी कि 0 हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, ऐसे ही। यानी कि किसी भी वस्तु का जो आवेश होगा प्यारे बच्चों, कभी ऐसे 2/3 ही नहीं हो सकता, 4/5 ही नहीं हो सकता। यानी कि होगा तो ये हमेशा क्या होगा? कंप्लीट नंबर। +1 ही हो सकता है, -1 ही हो सकता है, -2 ही हो सकता है, +3 ही हो सकता है, मतलब ऐसे होगा। तो किसी पूर्णांक का ही वो क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा। और जहां ई क्या है, वैल्यू क्या है प्यारे बच्चे? ई की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यह आवेश है, याद रखिएगा, जिसका मान होता है 10.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बढ़ते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी की ओर, यानी कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या है प्यारे बच्चों? आप क्या कहोगे? किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वह सदैव एक निश्चित मूल आवेश, जिसको हम क्वांटा कहते हैं, उसका पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q = +-Ne। यही आवेशों के क्वांटीकरण का क्या है? सिद्धांत है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है, तो बता देंगे। आप तो वैसे भी समझदार लोग हैं, आसानी से बता लेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम बात करते हैं नंबर 3, आवेशों के। इसमें हम बात करेंगे आवेशों की योज्यता का सिद्धांत। क्या है आवेशों का? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वह कई जो पार्टिकल से मिलकर बना है, ढेर सारे पार्टिकल हमसे मिलकर बना है, और इन पे चार्ज अलग अलग है। एक पर है +Q1, एक पर है -Q1, एक पर है +Q3, -Q4, -Q5, -Q6, ऐसे ही डॉट मान लीजिए n पार्टिकल है तो उस पर +Qn है। ऐसे ही है, कुछ भी ले सकता है, किसी को प्लस किसी को माइनस। तो किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वो उस वस्तु पर उपस्थित सभी कणों के आवेशों का के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग का मतलब समझते हैं ना? अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चों? प्लस जो भी माइनस में है उसको माइनस में लिखिए और जो प्लस में है उन्हें
प्लस में लिखिए माइनस Q4, इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बीजगणितीय योग का यही मतलब ही होता है कि जो प्लस में है उसको प्लस करिए, जो माइनस में है उसको माइनस करते जाइए। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती तो भी हम आपको बताते हैं। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती, सपोज करिए आपने क्या कर रखा है, आप 10-15 लोगों से 10 लोगों से जुड़े, तो आपने किसी से 10 रुपए ले रखा है, तो किसी को 20 रुपए दे रखा है, किसी से 25 रुपए ले रखा है, किसी को 100 रुपए दे रखा है। तो आपके पास जब पता चलेगा कि कुल धन कितना है, तो आपने जितना माइनस में लिया उसको घटाएंगे और जो चीजें प्लस में ली उनको जोड़ लेंगे। तो जो ज्यादा होगा उसमें से कम को घटा के पता चला कि कर्ज ज्यादा है कि पैसे ज्यादा है आपके, आपको पता चल जाएगा। तो वही काम होता है बीजगणितीय योग में। यही आवेशों की योज्यता का सिद्धांत है। एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है उस वस्तु के प्रत्येक कणों पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। याद कर लीजिए क्या है, फिर से सुन लीजिए। किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश उस वस्तु के प्रत्येक कणों पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। जो चौथी प्रॉपर्टी है आवेश की, उसको हम बोलते हैं आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत। आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत। आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत क्या है? जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है, वैसे ही आपका आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत है। तो जो आवेश है वे संरक्षण सिद्धांत का पालन करते हैं। आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है प्यारे बच्चों? वही बात पुरानी वाली, क्या कहेंगे, आवेश को हम तो नया आवेश तो ला नहीं सकते, बस आवेश को हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर भेज सकते हैं, कोई नया आवेश पैदा नहीं कर सकता। यानी कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है प्यारे बच्चों, या एक रूप से दूसरे रूप में, हाँ, रूप में बदला जा सकता है, और एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, फिर से सुन लीजिए। आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, इसे हम केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। और अगर इसे दूसरे शब्दों में भी आप अगर कहना चाहें, सपोज करिए ऐसे एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है जो बाहर से न तो उष्मा लेता है, न तो चार्ज लेता है, न तो चार्ज देता है, यानी कि ऐसे निकाय को हम विलगित निकाय कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं प्यारे बच्चों। तो अगर हम उस विलगित निकाय में कुछ आवेश है तो वह कभी उसका न आवेश बढ़ेगा न घटेगा। तो किसी विलगित निकाय का जो आवेश होता है वह संरक्षित होता है, यानी कि नियत होता है, वो बदलता नहीं है, जितना रहेगा उतना ही रह जाएगा। तो हमने आज किन किन बातों की बात की प्यारे बच्चों, यह आपका वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। आप वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, आपको अगले वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना चैनल स्टडी विद ज्वाला सर। तो प्यारे बच्चों वीडियोस को शेयर करिए, आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितना ज्यादा लाइक करेंगे वीडियो को, तो आपके लिए हम अगला पार्ट लेकर के आएंगे जल्दी। थैंक यू।